और मैं मानता हूं हमारे देश के नौजवानों में, इन बालकों में वो सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को लेकर के वे आगे बढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का महात्म्य बहुत बढ़ रहा है। मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करता हूं, हम हमारे कुछ अगर हमें सीखना पड़े तो सीखें, भले हमारी आयु 40, 45, 50 पर पहुंची हो, लेकिन हम सीखें। और हम जिन बालकों के साथ जी रहे हैं, जो कि आज टेक्नोलॉजी के युग में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसे वंचित न रखें। अगर हम उससे वंचित रखेंगे तो ये बहुत बड़ा क्राइम होगा, इससे सोशल क्राइम। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी से हमारे बालक जुड़े, वो विश्व को उस रूप में जानने के लिए उसको अवसर मिलना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। मैं कभी कभी बालकों से आज को भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे आप लोग? देंगे? अच्छा, आप में से कितने बालक हैं जिनको दिन में 4 बार भरपूर पसीना निकलता है शरीर में से? कितने हैं? नहीं है ना? देखिए, जीवन में खेलकूद नहीं है तो जीवन खिलता नहीं है। ये उम्र ऐसी है, इतना दौड़ना चाहिए, इतनी मस्ती करनी चाहिए, इतना समय निकालना चाहिए, शरीर में कम से कम 4 बार पसीना निकलना चाहिए, वरना क्या बन जाएगी जिंदगी आपकी? करोगे? पक्का? क्योंकि देखिए, वरना क्या, आप तो किताब, टीवी और कभी कंप्यूटर, इस दायरे में जिंदगी नहीं दबनी चाहिए। इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है, और इसलिए ये मस्ती हमारे जीवन में होनी चाहिए। आप लोगों में से कितने हैं जिनको पाठ्यक्रम के सिवाय किताबें पढ़ने का शौक है? ऐसे कितने हैं? चलिए, बहुत अच्छी संख्या में है। ज्यादातर जीवन चरित्र पढ़ने का शौक ऐसे कितने हैं? वो संख्या बहुत कम है। मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है, जिसका भी आपको पसंद हो, जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। जीवन चरित्र पढ़ने से हम इतिहास के बहुत निकट जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के संबंध में जो लिखा जाता है उसके नजदीक के इतिहास को हम भली भांति जानते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के जीवन को पढ़े। किसी खेलकूद में किसी कोई आगे बढ़ा है और उसका जीवन चरित्र है तो वो पढ़ना चाहिए। सिने जगत में किसी ने प्रगति की है, उसका जीवन पढ़ने को मिलता है तो वो पढ़नी चाहिए। व्यापार जगत में किसी ने प्रगति की है, उसका जीवन चरित्र मिलता है तो उसको पढ़ना चाहिए। साइंटिस्ट के रूप में किसी ने काम किया तो उसका जीवन पढ़ना चाहिए। लेकिन जीवन चरित्र पढ़ने से हम इतिहास के काफी निकट और बाय एंड लार्ज सत्य को समझने की भी सुविधा पड़ती है। और इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए, वरना आजकल तो आप लोगों को वो आदत है कि नहीं, बजा पता नहीं, हर काम गूगल गुरु करता है। कोई भी सवाल है गूगल गुरु के पास चले जाओ। इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, ज्ञान नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलती है। और इसलिए हम सब उस दिशा में प्रयास करें। मुझे बताया गया है कि कुछ विद्यार्थियों के मन में सवाल भी हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा उन सबसे गप्पे गोष्ठी करना। बहुत हल्का फुल्का का माहौल बना दीजिए, जरा गंभीर रहने की जरूरत नहीं है। आपके शिक्षक ने कहा होगा हाथ ऐसा मत करो, यूं मत करो, ऐसा सब कहा होगा ना? हाँ, तो आपके शिक्षक ने जो कहा है वो यहां से जाने के बाद उसको पालन कीजिए। हैं? अभी हंसते खेलते आराम से बैठिए और हम बातें करेंगे। फिर एक बार आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। टीचर्स डे पर देश के सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और हम जैसे अनेकों के जीवन में बनाने में
शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है, उस सबका ऋण स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो शिक्षकों को भी प्रेरित किया है और बेहतर होने का सपना देखने का। 15 अगस्त का संकल्प, जिसका अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख भी किया, उसी संकल्प को कार्यान्वित करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान की विवरणिका का विमोचन करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, अपने विचार आपके सामने रखने को सभी बच्चे व्याकुल हैं। आपकी अनुमति से हम कुछ प्रश्न इन बच्चों से सुन लें जो वे आपके निमित्त करना चाहते हैं। पहला प्रश्न। नमस्कार सर, मैं अक्षय, कक्षा 11वीं बी का छात्र, सर्वोदय शाही शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नानकपुरा मोतीबाग नंबर 2 से हूँ। सर, जब आप प्रधानमंत्री बने तो गांधीनगर से नई दिल्ली आने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपकी गतिविधियों में क्या बदलाव आया है? फर्क तो बहुत लग रहा है। एक तो मुझे समय नहीं मिला है अभी दिल्ली देखने का। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही मेरा क्रम चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ आप पूछना क्या चाहते हैं। वैसे कोई बड़ा फर्क मैं महसूस नहीं करता। मुख्यमंत्री के कार्य में और प्रधानमंत्री के कार्य में विषय वस्तु बदलते होंगे, दायरा बदलता होगा, जिम्मेवारियां जरा ज्यादा बढ़ती होगी, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, शायद थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, उतना ही जल्दी उठना पड़ता है, देर रात तक काम करना पड़ता है। और राज्य में थे तो एक आध शब्द इधर उधर हो जाए तो बड़ा टेंशन नहीं रहता था। यहाँ रहता है कि कहीं देश का नुकसान न हो जाए, कोई ऐसी बात न हो जाए कि देश का नुकसान न हो जाए, तो थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्शियस रहना पड़ता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री कार्य का अनुभव होने के कारण इस दायित्व को संभालने में, समझने में और अफसरों के साथ काम लेने में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बहुत सरलता से मैं इसको कर पाया। और आगे देखेंगे कोई अगर ऐसा बदलाव नजर आए तो। क्यों? अगला प्रश्न। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं निदा राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 जामा मस्जिद में 11वीं कक्षा की छात्रा हूं। सर, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूं कि सर, आपके जीवन में किसका सबसे अधिक योगदान रहा है, आपके अनुभवों का या आपके शिक्षकों का? बड़ा टिकली सवाल है। क्योंकि हमें बताया जाता है कि अनुभव ये सबसे बड़ा शिक्षक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं जरा उसको अलग तरीके से समझाता हूं। अगर आपको सही शिक्षा नहीं मिली है तो अनुभव भी आपको बर्बाद करने का कारण भी बन सकता है या आगे बढ़ने का अवसर ही बन सकता है। और इसलिए
अनुभव उत्तम शिक्षक है स्वीकारने के बावजूद भी मैं मानता हूं कि आपकी शिक्षा संस्कार कैसे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका अनुभव कैसे काम आता है। जैसे मान लीजिए कोई पिक पॉकेटर, आप बस में जा रहे हो और जेब काट लिया, पैसे ले गया, अभी आपका अनुभव हुआ। अगर आपकी शिक्षा सही नहीं है, संस्कार सही नहीं, तो आपको विचार यह आएगा, अच्छा देखो बिना मेहनत वो तो रुपये कमा लिया, चलिए मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं। अगर आपकी शिक्षा अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो विचार आएगा, अच्छा तो मैं अलर्ट नहीं रहा, मैंने सही ठिकाने पर पैसे रखे नहीं थे, मुझे जितना जागरूक रहना चाहिए नहीं रख रहा था, और उसके कारण मेरे पैसे चले गए। तो वो एक ही चीज से दो अनुभव लिए जा सकते हैं, लेकिन अनुभव लेने का आधार वो बनता है कि आपकी शिक्षा कैसी हुई है। और इसलिए मेरे जीवन में शिक्षा का भी, शिक्षकों का भी, संस्कार का भी उतना ही महत्व रहा है जितना मैं अनुभव में से अच्छी अच्छी चीजें पकड़ने लग गया। तो मेरे लिए नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम सिंपल है। मैं आरके पुरम सेक्टर 5 गवर्नमेंट कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। सर, क्या आपने एक बालक के तौर पर कभी सोचा है कि आप भारत में एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपने सोचा है कि आप विश्व भर में प्रसिद्ध होंगे? नहीं सोचा। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वह बहुत सामान्य परिवार से हूँ, और मैं तो कभी स्कूल में मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था, और नहीं। और दूसरा, धीरे धीरे करके मैंने जो पढ़ा है, अपने बड़ों से सुना है, उससे मुझे लगता है कि कभी कभी इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ा बोझ बन जाती है, बड़ा संकट बन जाती है। और इसलिए मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने कुछ बनने के सपने देखे हो। सपने देखने चाहिए, लेकिन कुछ बनने के बजाय कुछ करने के सपने देखने चाहिए। कभी क्या होता है कि मान लीजिए हम छोटे होते हैं तो परिवार में कोई भी मेहमान आता है तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, सबको परिचय करवा दें, ये बेटा है ना उसको डॉक्टर बनाना है, ये बेटी है इसको इंजीनियर बनाना है। तो दिमाग में बचपन से ही घुस जाता है कि मैं डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। और 10वीं 12वीं कक्षा में आते आते गाड़ी लुढ़क जाती है। फिर कहीं एडमिशन मिलता नहीं, तो और फिर कहीं नौकरी कर लेता है, कहीं टीचर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो जीवन भर गाली देता है अपने आप को। देखिए, डॉक्टर बनना था, टीचर बन गया, डॉक्टर बनना था, क्लार्क बन गया, डॉक्टर बनना था, ड्राइवर बन गया। वो जिंदगी भर रोता रहता है, जो बना है उसका आनंद भी नहीं ले पाता है। और इसलिए कुछ करने के सपने देखें और थोड़ा बहुत भी कर लें तो जीवन को इतना संतोष मिलता है, इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना आनंद मिलता है, और अधिक कुछ करने की ताकत भी मिलती है। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा सभी बाल मित्रों से, करने के सपने जरूर देखिए कि मैं इतना कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। करते करते कुछ बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने। करने का आनंद बहुत रहेगा, और इसलिए मेरे जीवन में ये बात बहुत काम आई है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय, मैं चिराग बंसल जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली की कक्षा 11वीं का छात्र हूं। महोदय, आपको हमारे जैसे छात्रों से बातचीत से क्या लाभ मिलता है?
लाभ मिलता होता तो मैं नहीं आता क्योंकि वो लोग ज्यादा मुसीबत में होते हैं जो लाभ के लिए काम करते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो लाभ के लिए नहीं करने चाहिए, और जब लाभ के लिए नहीं करते हैं तो उसका आनंद कुछ अलग होता है। मैं देश के टीवी वालों का आभारी हूं। एक बहुत अच्छा काम किया आज उन्होंने, मुझे समझ नहीं मिला लेकिन थोड़ा बहुत मैंने देखा। उन्होंने अलग अलग जगह पे बालकों को पूछा आज, अच्छा बताओ भाई प्रधानमंत्री से आप क्या पूछना चाहते हो, क्या बात है। शायद बालकों को अपनी बात बताने का ऐसा अवसर इसके पहले कभी नहीं मिला होगा, और इसलिए मैं ये टीवी मीडिया वालों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत उत्तम काम किया। सब बहुत सारे बालक बहुत सारी बातें आज टीवी पे बता रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि आज पूरा दिन टीवी हमारे देश के इन बाल मित्रों ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये अच्छा है, ये अपने अच्छा है। और मैं मानता हूं यही मेरे सबसे बड़ा लाभ हुआ है, वरना देश हमारे चेहरे देख देख करके थक गया है। आप लोगों के चेहरे देखता है तो पूरा देश खिल उठता है, आपकी बातें सुनता है। मुझे भी इतने बालकों की बातें इतना आनंद आ रहा था, वाह हमारे देश के लोग कितना बढ़िया सोचते हैं। आप लोगों से मिलकर मुझे वो अनुभूति होती है, मुझे वो मिलता है। बैटरी चार्ज होती है ना, वैसे मेरी भी बैटरी चार्ज होती है। Honorable Prime Minister, sir, I am Prerna of class 10 from Kendriya Vidyalaya Pragati Vihar. Sir, people say that you are like a headmaster, but you appear to us as friendly, sweetly and a kindly person. Sir, my question is that what kind of person are you in real life? मैं एक छोटी घटना बताता हूँ। मैं छोटा था, जैसे आप लोगों को, जैसे आज बालकों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर भाषण किया ना, तो मुझे भी बोलने का शौक था। और बहुत छोटी आयु में मुझे कई लोग बोलने के लिए बुलाते थे। एक बार एक गांव में रोटरी क्लब का एक फंक्शन था, तो रोटरी वालों ने मुझे बुलाया। अब उनका प्रोटोकॉल होगा, छोटा नगर था, करीब 30,000 की बस्ती का नगर होगा। फिर उन्होंने मुझे लिखा कि आप अपना बायोडाटा भेजिए। अब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं बायोडाटा वगैरह कुछ, हम क्या भेजें। उस कार्यक्रम में एक और सज्जन थे जो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, और शायद वो डोनेशन भी देते होंगे, तो शायद उनको बुलाया होगा उन्होंने। उनको भी कहा होगा कि आपका बायोडाटा भेजिए। हम जब कार्यक्रम में गए तो उनका बायोडाटा कोई 10 पेज का था, तो पूरा वहां पढ़ा गया, बड़ा विस्तार से। जनवरी में क्या किया था, और फरवरी में क्या किया था, और मार्च में क्या किया था। लेकिन उनका जब भाषण हुआ तो 3 मिनट का हुआ। वो भी शायद वो 2 पैराग्राफ लिख करके आए थे, पढ़े थे। मुझे जब पूछा गया था कि आपका बायोडाटा भेजिए, तो मैंने जवाब लिखा था। मैंने लिखा था कि हर कोई इंसान, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मैं कौन हूं इसका जवाब खोज रहा है। किसी को पता नहीं वो कौन है, औरों को पता होता है वो कौन है। जिस पल इंसान जान लेता है कि मैं कौन हूं, फिर उसके जीवन के हर काम समाप्त हो जाते हैं और संतोष मिल जाता है। और मैंने उनको लिखा है कि अभी तक मैं खुद को पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया मैं कौन हूं, ऐसा मैंने जवाब लिखा। तो मैंने कहा मैं मेरे विषय में आपको क्या लिखूं, ऐसा मैंने लिखा था। खैर उन्होंने मेरा वही बायोडाटा पढ़ लिया था। तो बेटा तुमने जो पूछ लिया है कि भाई आप क्या हो, अब मैं खुद तय नहीं कर सकता हूं मैं क्या हूं।
लेकिन जो आपने कहा कि मैं हेडमास्टर की तरह काम करता हूँ, मैं मालूम नहीं तुम्हारे हेडमास्टर यहाँ आए हैं क्या स्कूल के? यस सर। तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? तो कल तुम्हें पूछेंगे तुम्हारे हेडमास्टर कैसे हैं, मुझे बताइए। सर बहुत अच्छे सर, काइंड है, स्वीट है सर, समझते हैं बातों को, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन तुम मुझे ऐसे हेडमास्टर के रूप में पूछ रही हो कि कुछ और? देखिए, मैं टास्क मास्टर तो हूँ, मैं काम खुद भी बहुत करता हूँ और काम खूब लेता भी हूँ, और समय पे काम हो इसका आग्रही भी। और शायद मैं इतना डिसिप्लिन न होता, और मैंने शायद खुद से भी इतना ही काम लिया है। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए तो सब रिलैक्सेशन रखता हूँ और औरों के लिए सारे बंधन डालता हूँ, ऐसा नहीं है। और इसलिए मैंने 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से हमारे सरकारी अफसरों को कहा था, अगर आप 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे को तैयार हूँ, अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे काम करने को तैयार हूँ। तो उस रूप में मैं काम करता हूँ। बाकी तो मैं नहीं जानता हूँ, अगर तुम्हारी स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो अच्छे हैं और मुझे उस रूप में देखते हो तो आई एम थैंक यू फॉर यू। अन्य क्षेत्र में भी कुछ विद्यार्थी हैं जो इस अवसर में सम्मिलित होना चाहते हैं। आपकी अनुमति हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें जोड़ लें। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर पूर्व में इम्फाल से। Good afternoon, Honorable Sir. My name is Nixon Singh Lashram and I am currently studying in Close Science at Navodaya Vidyalaya, Khumbong, Imphal West, sir. We wish you a happy Teachers' Day, sir. And Honorable Sir, I want to ask a question. Sir, how can I become a Prime Minister of India, sir? 2024 के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद सर। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है कि हिंदुस्तान की जनता का अगर आप विश्वास जीत लेते हैं, देश की जनता का प्रेम संपादन कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान का कोई भी बालक इस जगह पर पहुंच सकता है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और जब आपके प्रधानमंत्री पद के शपथ हो तो मुझे शपथ समारोह में जरूर बुलाना। थैंक यू निक्सन। अगला सवाल भुज से। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं विपुल कुमार कक्षा 11वीं विज्ञान केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 थल सेना भुज से। मेरा प्रश्न आपसे यह है सर, अभी आप जापान गए, आपने वहाँ एक विद्यालय को भी देखा। सर, आपको हमारे यहाँ की शिक्षा और जापान की शिक्षा में क्या अंतर नजर आया? मैं इस बार जापान गया तो मैंने सामने से ये कहा था कि मैं वहाँ की शिक्षा प्रणाली को जरा समझना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो वहाँ मैं एक प्राइमरी स्कूल में भी गया था और वहाँ मैं एक विमेंस यूनिवर्सिटी में भी गया था। प्राइमरी स्कूल में जाकर के मेरी कोशिश ये थी कि उनकी शिक्षा प्रणाली को समझना। उनके यहाँ टीचिंग न के बराबर है, न के बराबर है। आपको लगता होगा कि ऐसी कैसी स्कूल जहाँ टीचिंग ही नहीं है, लेकिन वहाँ 100% लर्निंग है। वहाँ की सारी कार्यशैली ऐसी है कि बालक को सीखने का अवसर मिलता है और खुद उसमें कुछ न कुछ करता है। वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है, ये उनका बड़ा आग्रह है। दूसरा, मैंने देखा कि हर बालक गजब की डिसिप्लिन है। माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आते हैं, नियम है, माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आएंगे। पद्धति यह है
कि हर 25 कदम पर पेरेंट्स खड़े रहते हैं और उस यूनिफॉर्म वाले बालक वहाँ से निकलते हैं तो एक पेरेंट उस बालक को 25 कदम दूर दूसरे पेरेंट को निगरानी में हैंडओवर करता है ना, जाता नहीं है, देता है। इसके कारण क्या हुआ है कि सभी पेरेंट्स सब बच्चों के साथ समान ट्रीटमेंट देते हैं। अपने ही बच्चों को संभाल के लाना, बढ़िया गाड़ी में ला करके छोड़ देना, ऐसा नहीं। हर एक बच्चों को अपने स्कूल पैदल जाते हैं, जाते समय पेरेंट्स उनको देखते हैं। ये प्रयोग माँ बाप का सभी बच्चों के प्रति समान भाव का एक संस्कार का बड़ा गजब व्यवस्था मेरे मन को छू गई है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, मुझे काफी अच्छी लगी है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है, छोटे छोटे बालक भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजों पर ज्यादा मैंने देखा है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, इस पर उनका काफी यानी प्रोसेस ही ऐसी है कि उस प्रकार से सोचता है। डिसिप्लिन सहज है, स्वच्छता बहुत सहज है और आदर करना, वो थोड़े झुकते हैं आदर करने के, जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे हर एक के व्यवहार में नजर आता है, हर एक के व्यवहार में नजर आता है। तो ये संस्कारों के कारण होता है। तो हमारे में और उनमें इन बातों में तो काफी बड़ा फर्क नजर आया मुझे। अगला सवाल। Yes, Thiruvananthapuram, you can start. Thiruvananthapuram, please. Good evening, Honorable Prime Minister, sir. This is Rakshanya Shekhar of Class 11 from Kendriya Vidyalaya Pattam, Thiruvananthapuram. And sir, our question is, sir, if you were a teacher, who would you concentrate more on? An intelligent student who is lazy or an average student who is very hardworking? बड़ा टेढ़ा सवाल है। मैंने पूछा अगर आप शिक्षक होते तो कैसे विद्यार्थी आपको पसंद आते? बहुत बुद्धिमान, आलसू, कैसे? सचमुच में अगर टीचर के रूप में मैं देखूं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट में। उसकी एबिलिटी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सभी बालक, अगर 30 बालकों का क्लास है, 30 को अपना मानना चाहिए। और टीचर का काम यह है कि उसके अंदर हर एक व्यक्ति में कोई न कोई तो गुण होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एक में सब गुणों का भंडार होता है, एक के अंदर सब अवगुणों का भंडार होता है। जो गुणवान दिखता है उसमें भी कुछ अवगुण होते हैं और जो अवगुण वाला दिखता है उसके अंदर भी कुछ गुण होते हैं। टीचर का काम होता है उसकी अच्छाइयों को समझना, उसको तराशना, उसके जीवन को जो चीज अच्छाइयां हैं उसके आगे ले जाने का अवसर देना। अगर टीचर ये कहेंगे हाँ ये 4 यार ब्रिलियंट है, बस उन्हीं पे ध्यान दूं, वो आगे निकल जाएंगे, मेरा नाम हो जाएगा, ये छोड़ो यार ये तो बेकार है, उसके माँ बाप देख लेंगे। टीचर ऐसा नहीं कर सकता। जैसे माँ अपने घर में 3 बच्चे हो, कम अधिक ताकत वाले हो, लेकिन माँ के लिए तीनों बच्चे बराबर होते हैं, टीचर के लिए भी कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे नहीं होता। सबके सब अपने होते हैं। हर एक के गुणों को जानना चाहिए। और जब 30 स्टूडेंट के क्लास को टीचर पढ़ाता है तब 30 के बल्क को नहीं पढ़ाता है, उसको एड्रेस उस 30 को इंडिविजुअल करना होता है। बताते समय भी उसको ध्यान में रखता होना है कि एक वाक्य उस बालक के लिए बोलेगा जिसको समझने में देर लगती है, एक वाक्य उसके लिए भी बोलेगा जो तेज तर्रार समझ लेता है। अल्टीमेटली सबको समान रूप से परोसने की कोशिश करेगा। और इसलिए तिरुवनंतपुरम से जो सवाल पूछा गया, अगर मैं टीचर होता
तो मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन के पक्ष का नहीं होता, कोई प्यारा कोई कम प्यारा, ऐसा नहीं हो सकता। सबके सब अपने होने चाहिए। थैंक यू सर। दक्षिण से चलते हैं एकदम उत्तर भारत की ओर, लेह में। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, नमस्ते और झूले। मेरा नाम रिक्जिन आंगमो है। मैं केंद्रीय विद्यालय लेह में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। महोदय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके विद्यार्थी काल में आप और आपके दोस्तों ने स्कूल में जो शरारतें की थी, क्या सर आपको वह याद है? और सर, उन शरारत भरी यादों में से आप हमारे साथ कुछ बांटना चाहेंगे? मैं अभी लेह आया था, मालूम है? यस सर। हैं, आप लोग थे? हाँ जी। मैंने लेह में क्या बताया था, याद है? मैं पहले बहुत आता था ले, और जब मैं ले आता था तो ये दिल्ली के हमारे जो साथी थे वो मुझे कहते थे कि मोदी जी ले जा रहे हो तो आते समय वहां से गोभी आलू जरूर ले आना। मालूम है ना? जी, लेह में ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण बहुत अच्छी गोभी और आलू मिल जाते हैं। मैं काफी ढेर सारा वापिस आते समय ले आता था जब वहां मैं काम करता था। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है उन्होंने। पूछा कि मैं जब आपकी तरह बालक था तो मैं भी शरारत करता था क्या? कोई बालक हो सकता है कि ऐसा जो शरारत न करता हो?